अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम गुज़श्ता रोज़ जो शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू मौलवी फ़ारूक साहब ने समा टीवी पर मेरे सवाल में है कि इन्होंने किया इंटरव्यू, उसके हवाले से वैसे आप सबने वो इंटरव्यू अच्छे से सुन लिया होगा। कुछ हम उसमें चंद चीज़ें जो हमने नोट की हैं उस हवाले से आपसे बात करेंगे। तो एक तो मौलवी फ़ारूक साहब ने जो सवालात किए हैं वो बड़े एक तो बार-बार एक ही चीज़ को दोहराते रहे 9 मई के हवाले से, और दूसरा ये है कि सादा सवालात थे शेख रशीद साहब से, उनके कोई पेचीदा सवालात नहीं थे। हालात हाज़िरा के मुतल्लिक़ भी उन्होंने कोई ख़ास सवालात नहीं किए। असद ज़रदारी और सिंध की सियासत के हवाले से भी उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। नवाज़ शरीफ के हवाले से भी उन्होंने कोई ऐसी बात उनसे नहीं पूछी। और आजकल जो जो किरदार है निगरान सेटअप का, उसके हवाले से भी उन्होंने कोई सवालात नहीं पूछे। उन्होंने बस एक ही यानी कि मेरे हिसाब में जो मैं समझता हूँ, एक ही मौजू के हवाले से मैं इसको अगर इस तरह सादा लफ्ज़ों में कह लें तो शेख रशीद साहब जो बताना चाह रहे थे उसी के हवाले से उन्होंने सवालात किए। बहरहाल आगे चलते हैं कि शेख रशीद साहब ने जो एक बयानिया बना रखा था कि एक मुद्दत से कि वो गेट नंबर 4 के नुमाइंदा हैं और गेट नंबर 4 उनको माने चाहे ना माने, वो उनके नुमाइंदा हैं। और जो ऑल फॉल आज तक वो बोलते रहे, जो चीज़ें गलत-सलत उन्होंने कहीं, जो चीज़ें यानी कि वो सारी जो उनको नहीं कहना चाहिए था या इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी, तो वो गेट नंबर 4 का नाम लेकर वो करते रहे। अब ये होता है कि अगर आप किसी के नुमाइंदे हैं तो उनकी उनके नुमाइंदे होने से पहले आपको कई चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए। खामखा यानी कि जो हमारा वो इदारा है, वो इस तरह की फ़ुज़ूलियात और ऑल फॉल बातों का ज़िम्मेदार तो नहीं है ना जो आप बोलते हैं। बहरहाल ये एक उनका नाम लेकर वो आज तक ऑल फॉल बोलते रहे। अब कहते हैं कि मैं शुरू से ही इदारे के साथ था, इदारे से मेरी हमदर्दियाँ हैं, इदारे में मेरे वोटर मौजूद हैं, इदारे से मैं मोहब्बत करता हूँ। फिर ये क्या था जी पिछले 2-4 साल से जो आप करते रहे? बहरहाल ये तो किस्सा अब माज़ी हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है मुनीर फारूक साहब को, उसमें जो चिल्ले का ज़िक्र उन्होंने बार-बार किया और मुनीर साहब भी उसको एक तंज़िया लहजे में उसको बार-बार दोहराते रहे और वो भी चिल्ले का एक ज़िक्र करते रहे कि मुझे तहज्जुद पढ़ने का मौका मिला, नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, कुरान पाक पढ़ने का मौका मिला। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब इनके चिल्ले आते हैं तो फिर इनको नमाज़ याद आती है या तहज्जुद याद आते हैं या कुरान पाक इनको पढ़ना याद आता है। पहले इनको क्या 72 साल की उम्र बता रहे हैं, 72 साल का हो गया हूँ मैं, और इनको अब याद आया कि इन्होंने नमाज़ें पढ़नी है या तहज्जुद पढ़नी है और कुरान की तालीम हासिल करनी है। बहरहाल ये भी अच्छी बात है कि इस उम्र में भी आपको ख़्याल आ जाए, और लेकिन उस पे अमल भी करें। और 100% नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ तो यानी कि सच और झूठ में तो फ़र्क बताएँ ना लोगों को। बहरहाल इस जो इन्होंने जो नज़रबंदी अपनी है, जितने भी ये 40 दिन की जो नज़रबंदी है उसको एक चिल्ले का नाम दे रहे हैं कि मैं चिल्ला काट के आया हूँ और चिल्ले में मुझे बहुत कुछ समझाया गया है। एक तंज़िया अंदाज में एक एक उसको मजाक में उड़ाने वाला एक हिसाब बना लिया। आप हकीकत से क्यों मुंह चुराते हैं? आपको हकीकत में मुकम्मल बात करनी चाहिए। बहरहाल ये उनकी इमरान खान के मुतल्लिक भी अगर मुनीर फारूक साहब ने सवालात किए हैं कि प्लानिंग किसने की, प्लानिंग का हिस्सा कौन था, 9 मई के हवाले से ये सारी कार्रवाई किसने की, तो उसमें जो शहबाज गिल या बशीरी मज़ारी या इर्द गिर्द लोगों के नाम लेकर इमरान खान के नाम को वो गोलमोल कर जाते हैं और बड़े यानी कि एक टेक्निकल तरीके से उन्होंने इस पे ज़्यादा बहस नहीं की। उस पर जब फोर्स किया 2-3 बार मुनीर फारूक साहब ने कि क्या आप समझते हैं कि ये प्लानिंग का हिस्सा थी? तो उन्होंने कहा हो सकती है ये प्लानिंग का हिस्सा हो। भई आप वज़ीर रहे हैं, आप कैबिनेट में बैठते रहे हैं, आपको पहले नहीं पता था किस तरफ ये यानी कि ये जाना चाह रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है? पहले जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद क्या होने जा रहा था, उसके बाद जो प्लानिंग हुई है, उसका आपको पता ही नहीं था, आप वज़ीर रहे और अफ़सोस बाद आप अपने आप को ज़ीरक सियासतदान और आप ये समझते हैं कि आपने 18-20 वज़ारतें और उनके मज़े लूटे हैं और आपको ये पता ही नहीं कि डायरेक्शन क्या थी और किस तरफ को जा रहे थे और लोगों को किस तरफ माइल किया जा रहा था, उनकी ज़ेहन साज़ी किस तरीके से हो रही थी। अफ़सोस है, इतना बड़ा सियासतदान बैठा और मुनीर फारूक साहब उनसे सवाल कर रहे हैं और वो ये कहे कि प्लानिंग का मुझे पता नहीं था या हो भी सकती है प्लानिंग। अफ़सोस। बहरहाल ये चलो शुक्र है इनको चिल्ले के बाद ये एहसास आ गया कि ये प्लानिंग ही थी और प्लानिंग का एक हिस्सा था, या प्लानिंग किसने की थी और कौन-कौन से लोग इसमें शामिल थे और इमरान खान को इन्वॉल्व किया गया या खुद वो उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे या उनके कहने पे हुआ। ये बड़ा चीज़ें हैं, उनको इस बात का इज़हार करना चाहिए अगर वो इमरान खान के साथ हैं अभी भी, तो उनको बताना चाहिए कि वो खुद इसमें या उनकी राय इसमें शामिल थी या नहीं थी।
तो इसका इजहार कर देना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के मुताल्लिक भी उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं ये देखता हूँ कि पिछली तकरीबन 5-7 साल से वो भरपूर तरीके से, बल्कि मुशर्रफ दौर से ही वो भरपूर तरीके से मुखालफत करते हैं नवाज शरीफ की, बुरा भला कहते रहे, चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे, लूट मार, क्यों पता नहीं क्या कुछ। अब मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इस तरह के लोगों ने सियासत का बेड़ा गर्क किया है। वो जो गालिम गलोच की सियासत, पकड़ धकड़ की सियासत, जलाओ घराव की सियासत, तकरीब कारी की सियासत, ऐसे लोग ये आज ये हाजी बन के बैठे हुए और बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं। क्या ये इस तरह बात करते थे? इन्होंने सियासत को एक मजाक बनाने की भरपूर कोशिश की। इनको यानी कि मजाक बनाया, इनको यानी कि एक संजीदा तरीके से नहीं लिया गया। इनको संजीदा लेना चाहिए था। और इसमें एक और मैं बात बताता चलूं कि अभी जो आप इस इंटरव्यू को दोबारा जरा व्यू करेंगे तो देखेंगे कि टेबल पे कुछ कागजात पड़े हुए हैं और बार बार जो शेख रशीद साहब हैं वो मुनीफ फारूक की तरफ कम और वो टेबल की तरफ ज्यादा देखते हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई नोट्स वगैरह खुद पहले तैयार कर लिए होंगे और उनको देख के वो पढ़ रहे होंगे। उसके सवाल के एक जवाब में कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि आसिम मुनीर साहब को हमने छेड़ा, पहले भी उनकी राह में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की और बाद में भी ये करते रहे, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और 9 मई जो है वो हमें गले पड़ गया और ये सबसे बड़ी हमसे गलती हो गई। तो हमसे मुराद तो आप समझते हैं कि हम कब इस्तेमाल किया जाता है। वो 9 मई को सबसे बड़ी गलती करार देते हैं और उसके हवाले से कहते हैं कि ये इतनी बड़ी गलती है कि इसका हर जुमे वाले दिन खुतबे में जिक्र होना चाहिए और मजम्मत होनी चाहिए। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये 9 मई की मजम्मत कर रहे हैं या 9 मई का मजाक उड़ा रहे हैं। बहरहाल ये आगे आने वाले दिनों में इनकी सही सूरत हाल का पता हो चलेगा। 9 मई के हवाले से वो बताते हैं कि जो बेगुनाह लोग इसमें हैं या जिनको पता नहीं था वो इस साजिश का शिकार हो गए हैं, या वो यानी कि बहकावे में आ गए शहबाज गिल साहब के, शीरी मजारी के जिनका नाम लिया उन्होंने, उसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई है। तो बहरहाल वो जो गलती से, या गरीब लोग हैं जो जिनके घर का गुजारा नहीं होता, उनके लिए मैं कहता हूं मैं आवाज उठाऊंगा। जो आर्मी से रिलेटेड लोग हैं वो आर्मी जाने, उनका काम जाने, लेकिन जो आम आदमी अगर उसमें डिस्टर्ब हुआ उसके लिए मैं जो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करूंगा। मैंने अहद किया है, चिल्ले में कह रहे हैं, मैं चिल्ले में अहद करके आ रहा हूं, मैं उनके लिए बहुत कुछ करूंगा। ठीक, ये बातें होती हैं। शेख रशीद आपको कौन नहीं जानता? 72 सालों से पाकिस्तान में 72 साल की इनकी उम्र हो गई है। जितनी भी 40-50 साल की इनकी सियासत है, तो उनको जो लोग समझते हैं, तो इन्होंने नवाज शरीफ के साथ भी वक्त गुजारा है, इन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी वक्त गुजारा है, इन्होंने खान साहब के साथ भी वक्त गुजारा है। और ये किसके साथ ज्यादा सिंसियर थे ये तो आप माजी में झांके तब पता चलेगा, और आगे मुस्तकबिल में देख लेंगे किसके साथ खड़े हैं या किसके साथ नहीं खड़े। आने वाले जितने भी सियासतदान हैं, चाहे काफ लीग के हैं, चाहे नून लीग के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे तहरीक इंसाफ के हैं, ये किसी के साथ भी खड़े होते हुए या नजर मुझे तो नहीं आ रहे। बहरहाल मुनीफ फारूक साहब ने बड़ा एक सादा सा इंटरव्यू किया, उनके साथ बड़े पोलाइट से सवाल किए। आसिफ जरदारी साहब के मुतालिक भी कोई बात नहीं हुई, ना उनसे कोई सवाल किया गया। बिलावल भुट्टो साहब के मुतालिक ये बड़ा चहक चहक के बड़ा तंजिया और बड़े वो दूसरे, अब उनकी उन बातों का जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल बिलावल भुट्टो के मुतालिक भी बड़ी ये शरारती गुफ्तगू किया करते थे, उसके मुतालिक भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। 9 मई के हवाले को ये कमीनगी, गंदगी, हमाकत, बेवकूफ़ी, जहालत का नाम देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इकदाम को, या जिसको वो इकदाम समझते हैं या नहीं, लेकिन वो इसको अच्छे तरीके से इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, कंडेम्प्ट भी कर रहे हैं, इसको कमीनगी भी कह रहे हैं, इसको घटिया सोच भी कह रहे हैं, इसको गंदगी भी कह रहे हैं, इसको हमाकत भी कह रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले में पड़ गई। बगावत का इलाज उन्होंने कहा है कि वो फौज के अंदर जो है वो फौज वालों ने खुद इनका एक तरीका कार मौजूद है, वो खुद ही कर लेंगे। लेकिन जो सिविल लोग हैं, गरीब हैं, जो गलती से इस जद में आ गए, उनके लिए वो चाहते हैं कि मैं भी आवाज उठाऊं और मेरे साथ और भी आवाज उठाए। बहरहाल ये इस तरह के सियासतदान आपको और भी मिलेंगे। जो 8 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, बड़े ज्यादा फॉलोअर हैं, और ये ट्वीट करते हुए ये नहीं सोचते कि इनके ट्वीट करने से 8 मिलियन में से तो 8-10 लोग भी अगर बहक गए तो आपने मुआशरे का कितना एक हिस्सा जो है वो बहकावे में डाल दिया। आपकी झूठ की नजर, आपके बहकावे की नजर, आपके धोखे की नजर कितने लोग चढ़ गए। आप खुद अंदाजा लगाएं
کہ ان کی گفتگو سے کتنا انتشار تھا، کیا تحریک انصاف کو ان کی گفتگو سے فائدہ پہنچا؟ جب وہ پارٹی میں تھے، تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اس وقت کیا تحریک انصاف کو کوئی فائدہ پہنچا؟ یا اب وہ پارٹی سے نکل گئے ہیں، سیاست چھوڑ دی ہے، اور اب آج انٹرویو دیا ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس انٹرویو کا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بڑا محتاط رویہ اختیار کیا ہے، لیکن باتیں واضح ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ بہرحال منیر فاروق صاحب نے بہت ہی آسان اور سادہ انٹرویو ان سے کیا۔ منیر فاروق صاحب بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، اور ان کی صحافتی جو تاریخ ہے وہ بھی درخشاں روشن ہے، لیکن ان کے انٹرویو سے ایسے لگتا تھا کہ وہ ایک بچے سے اس کی خوشی کے مطابق سوالات پوچھ رہے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے ان کے جو آسان سمجھتا ہے جواب دے رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔